नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं हर चीज़ कॉन्सेप्ट से लेकर क्लियरिटी तक। एएसबी बायोलॉजी क्लासेस पर ये पहली बार शुरू हो रहा है केमिस्ट्री की क्लास कक्षा 10 के लिए परीक्षा अमोघ बैच के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। पिछले क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में समझा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। आपके पास क्या होता है, एक तरफ रिएक्टेंट होता है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए और बी को देख सकते हो, तो ये आपका रिएक्टेंट है और इस ए और बी के मिलने से बन रहा है सी और डी, ये आपका प्रोडक्ट है। जहाँ पर सी आपका मेन प्रोडक्ट होगा और बी आपका को प्रोडक्ट होगा, यानी कि सह उत्पाद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं अच्छे से और वीडियो को अंत तक देखना ताकि हर चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आए और आपकी हर डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर बेटा हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, कोई रिएक्टेंट क्या है, ए है, और ये रिएक्टेंट अगर बी में चेंज हो रहा है यानी कि प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देन उसी से संबंधित हम आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के कंपाउंड होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, इस कंपाउंड या एलिमेंट को हम क्या करते हैं, फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब इनका हम फार्मूला लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है या दिखाना है, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि हमारे पास एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, इससे क्या बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं सी और डी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ए और बी क्या है, आपके रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और इस रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई ना कोई कंपाउंड तो होगा। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ए क्या है, ए हमारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ए क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का कुछ फार्मूला तो होता होगा। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl होता है। तो अगर इस NaCl को हम लिखते हैं किसके जगह पर, सोडियम क्लोराइड की जगह पर, ठीक है, और इस सोडियम क्लोराइड का हम रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ, ठीक है, किसके साथ करवा देते हैं, HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा देते हैं। तो इसको अगर हम फार्मूला लिख करके दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर चलते हैं आगे की ओर और आगे की पॉइंट को समझते हैं। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में, जो यहाँ पर इक्वेशन आपका बना हुआ है ना, a प्लस बी एरो का निशान करके हुआ है, c प्लस डी, यानी कि a प्लस बी का हमने रिएक्शन करवाया और हमको गिव्स आउट में मिला क्या, c प्लस डी मिला। तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, a एंड b आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। ए और बी को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। एंड सी एंड डी आर कॉल्ड प्रोडक्ट। सी और डी जो होता है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट हो जाएगा। द एरो शो, यानी कि जो एरो होता है वो दिखाता है द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एरो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है कि जो प्रोडक्ट है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है। कंडीशन, इफ एनी इज रिटेन जनरली एबव द एरो, यानी कि अगर हम बात करते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एरो के ऊपर लिखे होते हैं या एरो के ऊपर कोई सिंबल बना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका कैटालिस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन हाइड्रोजन, अब देखो एग्जाम्पल जो आपका दिया गया है, a प्लस बी से c और d बना हुआ है, उसी को केमिकल
रिएक्शन के रूप में हम लेते हैं इसको। नॉर्मल एग्जांपल को हम चेंज करते हैं कि प्रोफेशनल केमिस्ट्री के एग्जांपल में, और यहाँ पर समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि जब हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, इट गिव्स वाटर, ये क्या करता है, पानी देता है। ये तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इस केमिकल रिएक्शन को अगर केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है, पानी बनता है, इसको क्या कर सकते हैं हम, एक फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, हमको क्या मिल गया, पानी मिल गया, यानी कि वाटर मिल गया। इन द फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम पहले की इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो वर्ड्स आर यूज्ड एंड इन सेकेंड सिंबल ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड। पहले में क्या किया गया है, वर्ड को यूज किया गया, जस्ट ए सेकेंड, पहले में वर्ड को यूज किया गया है, दूसरे को सिंबल्स को यूज किया गया है कि हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, इन दोनों को मिलाकर के वाटर बनते हैं तो फार्मूला H2O लिखा जाएगा। तो इन चीज़ को इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो फॉर कन्वीनियंस, यानी कि सुविधा के लिए, द सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन, यानी कि सुविधा के लिए, किसी भी सुविधा, यानी कि हम कर सकते हैं कि जल्दी लिखने के लिए, सुविधा के लिए हम किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मटेरियल के सिंबल का यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं ऑक्सीजन, तो ये क्या है, टाइम टेकिंग है, ये समय ले रहा है। तो हाइड्रोजन लिखना ही है तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2O, तो हम फटाक से लिख देंगे H2O। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, तो हम फटाक से लिख देंगे O2, और इन दोनों को मिलाकर बनता है वाटर, तो वाटर न लिख करके सीधा क्या करते हैं हम, H2O लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे टाइम को बचाएगा, सुविधाजनक होगा, और हमारा एक स्पेसिफिक, एक प्रोफेशनल तरीके से केमिकल इक्वेशन भी बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे की पॉइंट्स में क्या लिखा है उसको भी समझते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो एक प्रकार का केमिकल इक्वेशन होता है, इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन होता है एक प्रकार का रास्ता होता है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन ए कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। ये क्या होता है, कॉन्साइज होता है और इंफॉर्मेटिव वे होता है, यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझाने का एक रास्ता भी होता है। तो आई होप मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई है वो सारी चीज़ें आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने इस क्लास में अभी जो आपको बताया वो बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात में केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन में यूज किए जाने वाले वर्ड को फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि वाटर का रिएक्शन, वाटर हमको बनाना है तो हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, रिएक्शन के दौरान हमको वाटर मिला, तो इसी चीज को हम क्या कर दिए, सिंपल सा फार्मूला के रूप में लिख दिए। ये बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं आगे की पॉइंट को। नीचे लिखा गया है कि अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, पहले होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरे होते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट और राइट, यानी कि रिएक्टेंट के साइड का और प्रोडक्ट के साइड के जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम से बराबर होते हैं। देन चलिए अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको। तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब ये होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों साइड इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बात करते हैं, जिंक का हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमको जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन मिला। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो जिंक है, ठीक है, जिंक क्या है आपका, जिंक में देखिए जेड जो लिखा हुआ है आपका जिंक लिखा हुआ है, तो जिंक क्या है, यहाँ पर एक है, ठीक है, और इसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी जिंक क्या है, जिंक यहाँ पर भी
1 है, तो दोनों साइड जिंक की अमाउंट कितनी है, बराबर है। दूसरी बात अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर H2SO4 में हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं H2 में भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है। जिंक सल्फेट में SO4 है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या है, SO4 है। तो दोनों तरफ की चीज़ें क्या होती है, बराबर होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जिंक यानी कि जिंक की संख्या, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर। सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार से ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बात समझ में आया आपको कि सिंपल सी चीज़ें ये बताई गई है कि इस रिएक्शन में अगर आप देखते हैं तो दोनों साइड, चाहे वो जिंक सल्फेट हो, ठीक है, या जिंक हो या फिर हाइड्रोजन सल्फेट हो जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हो, इन दोनों साइड को अगर देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अगर हम बात करते हैं तो मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, यानी कि जो किसी भी एटम्स का मास होता है, किसी भी एटम का जो द्रव्यमान होता है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी या एक रिएक्शन के अंदर, टू ओबे, यह पालन करता है दिस लॉ, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर एक नियम काम आता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। और यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है वो कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उसी तरीके से ये जो केमिकल रिएक्शन है वो पालन करता है इस नियम का, यानी कि टोटल मास जो रिएक्टेंट का होता है वही मास आता है आपका प्रोडक्ट का। ठीक है, अब ये तो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी एटम्स होंगे, जो भी केमिकल्स होंगे, उन दोनों की जो नंबर होगी वो क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट के साइड का जो नंबर होगा और प्रोडक्ट के साइड का जो नंबर होगा, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब समझते हैं पॉइंट्स को जो कि लिखा गया है। इफ द नंबर ऑफ एटम, यदि परमाणुओं की संख्या ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में, इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। कहने का मतलब साफ साफ है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड जो भी एटम्स लिखे गए हैं, जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं, उनकी नंबर क्या है, इक्वल नहीं है। देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस प्रकार से जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन का हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो आयरन है आपका Fe है, यहाँ पर Fe क्या है, 1 है, और इधर अगर हम Fe की बात करते हैं तो इधर Fe क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, 2 है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हो तो 4 है। तो यहाँ पर देखिए आयरन की नंबर इधर 1 है, इधर 3 है, नंबर चेंज है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, चेंज है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ आयरन दोनों साइड डिफरेंट है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइड डिफरेंट है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, यानी कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बात समझ में आई आपको क्लियरली? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं पॉइंट्स में
क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है ध्यान से पढ़ करके समझना। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अ नंबर ऑफ एटम यानी कि परमाणुओं की संख्या ऑफ एलिमेंट तत्वों में आर नॉट इक्वल बराबर नहीं है ऑन टू साइड दोनों तरफ ऑफ द रिएक्शन के। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बात करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ की तरफ ओनली वन आयरन, जैसा कि हमने बताया आपको लिख करके कि लेफ्ट साइड क्या है, केवल एक आयरन एटम है, जबकि अगर हम बात करते हैं राइट साइड क्या है, 3 आयरन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, देयरफॉर उसके अलावा इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार से ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस द, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ कि अब हम क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये आपका हेडिंग है कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दीज स्टेप। कहने का मतलब यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है उसके बेसिस पर अगर हम चलते हैं तो आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है या इसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मैं जो नियम बता रहा हूँ उस नियम को आप पालन करिए और फटाक से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और आप भी सीखते रहिए केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बारीकी से इस केमिकल इक्वेशन का परीक्षण करते हैं। तो इस केमिकल इक्वेशन में देखिए आयरन लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ है और ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दोनों तरफ, यानी कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। यहाँ दोनों की तरफ के क्या करते हैं हम एटम्स को एक एक करके लिख लेते हैं, फिर उसका मल्टीप्लाई करके हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं तो हम लेफ्ट साइड के लिखते हैं। तो आयरन कितना है भाई, जो हमारा आयरन है वो आयरन क्या है, 1 है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, इधर चलते हैं तो इधर क्या है हमारा, जस्ट एक सेकेंड, इधर चलते हैं तो इधर हमारा आयरन कितना है, इधर हमारा जो आयरन है वो आयरन है हमारा 3। ठीक है, आयरन कितना है, 3 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो हाइड्रोजन है ये तो बैलेंस है, लेकिन अगर हम दोबारा से बैलेंस करना चाहेंगे तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं इस हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया कहाँ से है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया हुआ है H2O से। अगर किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन का भी नंबर वही बढ़ जाएगा, और किसी भी नंबर के साथ अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं ऑक्सीजन में तो नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का भी बढ़ेगा। तो आपको बारीकी से ध्यान ये देना है कि सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस नंबर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस नंबर की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि आयरन, तो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन इधर 1 है और इधर 3 है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको इधर का आयरन बराबर करना है, तो मतलब क्या करेंगे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयरन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आयरन 3 हो जाएगा, और देखो इधर का आयरन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो क्या करना पड़ेगा अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर से आया हुआ है और जो भी नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा वो नंबर हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हाइड्रोजन के साथ भी ऑटोमेटिकली 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 से बढ़ करके 8 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो 2 हाइड्रोजन है तो सिंपली यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हो जाएगा, ये भी
8 हो जाएगा। तो बात समझ में आया। अब ध्यान से देखिए क्या किया हमने, आयरन को बैलेंस करने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, आयरन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई करवाया। दूसरी बात, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पर जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, 4 हो गया। लेकिन देखो इसका मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगर थोड़ा बहुत कसर बचा है तो डेफिनेशन और थियरी के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ को एकदम क्लियर पकड़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। जिस तरीके से मैंने करके दिखाया उसी तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए यहाँ पर सब कुछ मैंने लिख करके रखा है, फिर इसको मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि राइट द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम को लिखते हैं जो कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट होता है, एंड इन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का लिखते हैं, इन अ टेबल एज शोन हियर, जो कि टेबल में यहाँ पर दिखाया गया। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि सब कुछ आपको अच्छे से विजुअल करवा पाऊँ। ठीक है, तो हमारा पहले केमिकल इक्वेशन क्या था, पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा केमिकल इक्वेशन क्या था भाई, हमारा केमिकल इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। आयरन का हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया था, लिख दूँ मैं केमिकल इक्वेशन क्या है यहाँ पर, अच्छा रहेगा। आयरन Fe का H2O के साथ रिएक्शन करवाया, Fe3O4 मिला हमको, Fe3O4 मिला प्लस H2O मिल गया, सॉरी H2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो हमने क्या किया, नेम ऑफ एटम लिया, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 3 एटम्स हैं। इधर लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स, यानी कि इस साइड का हिस्सा लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है प्रोडक्ट, यानी कि इस साइड का हिस्सा लिखा हुआ है। तो अगर रिएक्टेंट में देखते हैं तो आयरन कितना है हमारा, आयरन सिंगल है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख लिया यहाँ पर रिएक्टेंट में। वापस आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं और आयरन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको हाइड्रोजन बैलेंस नज़र आता है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन क्या है, डिसबैलेंस है। तो इसको ही क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो आपको ये समझ में आएगा। तो आयरन जो है एक साइड, यानी कि रिएक्टेंट के साइड के आयरन जो है उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये 3 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड 4 है और रिएक्टेंट साइड 8 है, अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराए तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 4 से कराएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, स्क्रीन को बड़ा करते हैं और फिर समझते हैं। बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन द आइदर साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स है उसको बैलेंस करते हैं, जिसके पास क्या होता है, नंबर क्या हो, मैक्सिमम हो दूसरे तरफ आपका केमिकल इक्वेशन के। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज द मैक्सिमम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, ज़्यादा है ऑन राइट साइड, दाहिने तरफ। टू बैलेंस द ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑन नीड टू मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो डैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बिकेम इक्वल। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आयरन है, उसके बाद हमने वाटर में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ हो गया तो ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन 4 पहले से था, ये बैलेंस हो गया। ओके, देन आगे चलते हैं। नाउ अब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकेम 8। अब देखो हाइड्रोजन का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 8 हो गया, तो हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया ऑन लेफ्ट साइड, बाएं साइड में, विच इज मोर देन द राइट साइड। अब राइट साइड से ज़्यादा हो गया, तो बैलेंस 8 1 नीड द मल्टीप्लाई द हाइड्रोजन ऑन द राइट साइड बाई 4। अब यहाँ पर जरूरत है कि राइट साइड के हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करा दे। जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये H8 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिकेम इक्वल। दोनों तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
आगे बात करते हैं द नंबर ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन की बात करते हैं ऑन लेफ्ट वाइल इट 3 ऑन द राइट, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड बात करते हैं तो 1 आयरन है, राइट साइड बात करते हैं तो 3 आयरन है। तो यहाँ पर जरूरत होती है 3 से मल्टीप्लाई कराने की। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और वापस से अगर हम बात करते हैं तो इसको एक बढ़िया तरीके से केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है। तो इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे आफ्टर बैलेंसिंग द एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज फॉलोज। ऊपर की जो इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए और क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और हाँ, अगले क्लास में हम जो बात करेंगे वो होने वाला है हमारा मेन टॉपिक, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन में आपको हम 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शन बताएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फलाना ढिकाना, सारे रिएक्शन को मैं कंप्लीट करूंगा। बस कंडीशन ये है कि आप अंत तक बने रहिए, 24 फरवरी तक बने रहिए, ताकि आपके बोर्ड की तैयारी बेहतरीन हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आपकी एक लाइक हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ाती है, जिससे वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलता है, आपको पढ़ाने के लिए हमें एनर्जी